अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम इन डिजिटल टीवी। हमदा ज़मान आपके साथ। आज का प्रोग्राम है अपना पाकिस्तान। फ़ारूक अहमद साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक अहमद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। तो आज का शुरू करते हैं सवाल। आपको क्या लगता है इमरान ख़ान के मुज़ाकरात की ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमदा और डीएम टीवी के तमाम मैनेजमेंट का शुक्रिया जिन्होंने मुझे एक मरतबा फिर मौका फराहम किया कि मैं नाज़रीन की खिदमत में कुछ गुज़ारिशात कर सकूँ। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल है, जिस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसी पे सारा मीडिया फोकस कर रहा है। और हम भी, चूँकि ये हमारे लिए भी एक ऐसा इशू है जिससे हम दूर नहीं रह सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे कहीं भी बसते हों, चाहे वो अमेरिका में हों, चाहे इंग्लैंड में हों या मिडल ईस्ट में हों, जहाँ भी कहीं हैं, हर पाकिस्तानी का दिल तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही धड़कता है। कभी कभी तो हमारे दिल की धड़कनें इस कदर तेज़ हो जाती हैं कि यूँ महसूस होता है कि अगर कोई पाकिस्तान में कोई गड़बड़ चल रही है तो फिर पता चलता है कि हमारा दिल ही अल्लाह खुदा न करे बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं गुजारिश यहाँ से शुरू करूँगा कि क्या इमरान ख़ान साहब के मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है वो उसमें देर हो चुकी है। तो बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि ये जो ऑफ़र इमरान ख़ान साहब ने की है, ये ऑफ़र तो उस वक्त बड़ी करामत साबित हो सकती थी जब खान साहब को इस बात पे कायल किया गया और एक डायलॉग का जो दौर है वो शुरू हो गया था, जिसका आगाज़ जो है चेयरमैन सेनेट की ऑफिस से शुरू हुआ। फिर एक कमेटी बनी, दोनों तरफ से बात बैठे, गुफ्त व शनीद शुरू हुई। देखिए सियासत में एक बात, जो मैं तालिब इल्म हूँ, सियासी एक छोटा सा कारकुन हूँ, उसके नाते जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है किताबों में, पॉलिटिकल साइंस यही बताती है कि अल्टीमेटली जो है वो आपका जो नतीजा होता है वो डायलॉग की टेबल पे ही निकलता है, उसके अलावा कोई नतीजा नहीं है। मगर ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए हो गया कि जो 9 मई का वाक़या हुआ वो कोई आम किस्म का सान्या नहीं है, वो कोई आम बात नहीं है। वो एक ऐसी बात है जो पिछले 75 सालों में 75 ईयर्स नेवर एवर हैपन दिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। किसी को ये ज़रूरत नहीं हुई। देखिए वहाँ पाकिस्तान के अंदर एक वक्त के वज़ीर आज़म को फांसी का फंदा भी चूमना पड़ा, फिर एक वज़ीर आज़म को 2 दफ़ा मुल्क बदर भी होना पड़ा, और भी कई मिसालें हैं कि किसी को कहाँ से नुकसान उठाना पड़ा। मगर किसी भी सियासी जमात के अंदर ये सोच कभी नहीं आई कि हम अपने जो है वो असासे जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, खून दे के जो एक बाग, जो एक पौधा लगाया है, उस पौधे को तबाह करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं हुई, वो नहीं गई। तो किसी का भी आप उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि लोगों ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने फांसी कबूल कर ली। मियाँ नवाज शरीफ को जब पहली मरतबा जद्दा भेजा गया तो कुछ रूमर्स भी होती हैं, कुछ हक़ाइक़ भी हैं। एक ख़बर ये भी थी कि उनको ज़बरदस्ती भेजा गया, तो उनको पता चल गया, वो चले गए वहाँ, कई अरसा रहे, कई सालों वहाँ गुजारा, और फिर एक जो मुआहदा था उसी मुआहदे के तहत उतना अरसा 10 साल गुजारने के बाद फिर वो दोबारा आ गए। अब ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इसमें पाकिस्तान की जो एक्चुअल जो नज़रियाती सरहद जिसको बोला जाता है, स्टेट पे अटैक किया गया है, स्टेट को इसका निशाना बनाया गया। और जब स्टेट को आप निशाना बनाते हैं तो फिर रियासत जो है वो हरकत में ज़रूर आती है। इस वक्त जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो उस पर रियासत की बड़ी कड़ी निगाह है। रियासत, स्टेट इज़ फोकसिंग विद हॉकिश आइज। वो जो स्टेट है उसको बड़ी तायराना नज़र से देख रही है जो भी हालात हो रहे। तो अब जो इमरान खान की साहब की ये जो ऑफ़र है कि मुझसे बातचीत की जाए, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, ये तो एक बचगाना सी बात है। आप जब इनकलाब लाने के लिए बाहर निकले थे उस वक्त ये बातें सोचनी चाहिए थी। इनकलाब तो आपका फ्लॉप हो गया, इनकलाब तो आप ला नहीं सके, और फ़ौजी तनसीबात पे आपने हमले करवाए। इल्ज़ाम तो फिर आप ही के ऊपर जाएगा ना, खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम इसलिए जाता है कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, वो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो बाकी कारकुन हैं उनको तो मैं इतना बड़ा मुजरम नहीं समझता। जो जुर्म असल होता है, असल जुर्म उसको कहा जाता है जो जिसकी इब्तदा जो है वो प्लानिंग से की हुई हो। जो मेन प्लानर होते हैं, जो मेन कॉन्स्पिरेटर होते हैं,
वो बड़े मुजरम गर्दाने जाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है, जो अब जिस अंदाज से वो पहले ही ज़ेर अताब थे, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मुल्क का माशी जो है वो तौर पे मुल्क बिल्कुल बैठ चुका है। इकनॉमिकली द कंट्री इज़ टोटली फ्लैप, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और फिर ऊपर से जो है वो IMF वाले भी वो मिंगनियाँ पा के दूध दे रहे, वो जो डील हो चुकी है उसको वो अप्रूव भी कर लिया है, मगर अब फिर भी मेरा ख्याल है वो जो फंड्स है वो रिलीज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम बातें अगर आप जहन नशीन रखें तो अब इमरान खान साहब के लिए मास वाए मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक और कोई ऑप्शन नहीं है कि उनके ऊपर जो लगे इल्ज़ामात हैं, जो एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, अभी जो सिर्फ एलिगेशंस हैं, मैं ये बात स्ट्रेस करके दोहराऊंगा कि ये इल्ज़ामात सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर ही नहीं लगे, इससे पहले भी जो दूसरे पॉलिटिशियन हैं, जो दूसरे वज़ीर आज़म हैं, उन पर भी लग चुके हैं। तो ये इन इल्ज़ाम को जो है वो भुगतें, अदालतों का सामना करें, अदालतों के अंदर जाएं, अपने मुकदमात को वहाँ डिफेंड करें विद टूथ एंड नेल, जितना भी मुमकिन हो सके अदालतों के अंदर अपना दिफा करें। और एक बात तो है ना कि अदालतें जो हैं वो कुछ किसी सबूत के बगैर तो आपको जेल कभी नहीं भेजेंगी, वो सबूत देखते हैं। जजेस बड़े कुछ सारे जजेस एक जैसे नहीं हैं, तो जजेस की कुछ जो है वो इमरान खान साहब के लिए कुछ थोड़ी सी वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान साहब को कुछ घबराना चाहिए, वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आता है। सियासतदान के लिए 2-4 साल 5-10 साल इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लोगों ने सारी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं। आप देख रहे हैं नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, जेल से बाहर निकला जब, तो फिर वो नेल्सन मंडेला बना। असल नेल्सन मंडेला कुंदन वो उस वक्त बना जब वो जेल से बाहर आया। इसी तरह और लोग भी हैं जिन्होंने वो इमाम खुमैनी को देखें कितना अर्सा एग्जाइल में गुजारा, मगर जब वापस ईरान गए तो किस अंदाज से गए। तो ये बातें जो है, अब मेरा नहीं ख्याल कि डायलॉग वाला तो नहीं होगा। एक बात हो सकती है, अगर इमरान खान साहब चाहें और उस पर अगर वो अमल करें तो मेरा ख्याल है कुछ बचाव की सूरत निकल सकती है। वरना आर्मी की सफ़ों के अंदर, आर्मी के हाई रैंक्स के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो एक गम गुस्सा पाया जाता है। ख़ास तौर पे इस हरकत पे गम गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है जो हमारे शोधा के मुजस्समों की बेतुगीरी की गई, बेहुरमती की गई। अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर पानी डालना चाहते हैं, इस बात को ठंडा करना चाहते हैं, तो वो खुल के मैदान में आएँ और कौम से माफ़ी मांगें और अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी मांगें कि जो भी हुआ मेरे कारकुन थे जिन्होंने किया वो नासमझ थे, गलती है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो शायद कौम भी माफ़ कर दे और मुझे पूरा यकीन है कि अफवाज पाकिस्तान भी उनको माफ़ कर देंगे और फिर आगे पाकिस्तान बढ़ना शुरू हो जाएगा। बैठें और बैठ के इलेक्शन के ऊपर रिफॉर्म पे बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म करें। इलेक्शन फेयर एंड फ्री उसी सूरत हो सकते हैं कि जब आप बैठ के रिफॉर्म करेंगे, तो आइन के अंदर जो सुकम है उन सुकम को दूर करें, तो इसी सूरत में ये मुमकिन है, वरना तो मुमकिन नहीं है। जैसे इमरान साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी बना दी है, अब उस कमेटी का क्या फ़ायदा जिस कमेटी के आधे बंदे तो रूपोश है, वो हाइडिंग में है, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं। और कुछ लोग जो है वो वांटेड हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वांटेड हैं लोग, मसलन मुराद सईद वांटेड है, वांटेड लिस्ट पे है वो, उनको उसको वो ढूंढ रहे हैं। तो आप उसको कमेटी में डाल रहे हैं, ये कोई बच्चों का खेल है? सियासत बच्चों का खेल नहीं है। खान साहब को चाहिए कि आप एक बहुत बड़े आदमी हैं, आपका एक बड़ा नाम है, आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी के लीडर थे, अब नहीं है, बड़ी पार्टी नहीं। जब देखें ना खान साहब को, आप ये बैठ के बड़ा गौर से, बड़े तअम्मुल से इस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए, बड़ी अक्ल और दाने से सोचना चाहिए कि मेरी तहरीक इंसाफ आज कहाँ खड़ी है और मैं कहाँ खड़ा, इस बात पे सोचें। ऐसे और रूमर्स आ रहे हैं कि पीटीआई की जो वर्कर्स हैं जो जेल में हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई गई है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? मेरा ख्याल है कि ये मीडिया स्पिन इसको कहा जाता है, मीडिया स्पिन है तहरीक इंसाफ वालों की। तहरीक इंसाफ का मीडिया जो है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, वो बहुत पावरफुल मीडिया है उनका, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। और बहुत वो प्रोफेशनल लोग हैं जो मीडिया चलाने वाले हैं। तो ये एक स्पिन देने की कोशिश हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ जो हुक्मरान है ना हुकूमत में जो बैठा है, वो भी इस किस्म की जो हरकत है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि एक आगे ही आग लगी हुई है, ऊपर से आप एक ऐसे इशू को लेके दुनिया के सामने खड़ा हो जाए
जिस पे पाकिस्तान को पहले ही बदनाम किया जा रहा है। पर वो पहले ही एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक शो हो रहा है, एक घोगा है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, वो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक सुर्खी लगी हुई थी कि क्या पाकिस्तान फेल स्टेट है, ये क्वेश्चन मार्क था, क्या पाकिस्तान फेल स्टेट है। और फिर वहाँ एक सुर्खी और भी मैंने देखी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। तो देखिए जो इंटरनेशनल मीडिया है, मसलन यहाँ ब्रिटेन जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ का मीडिया, यहाँ के टैबलॉइड न्यूज़पेपर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने तो अपने हिसाब से अपने एंगल से चीज़ों को देखना है। तो पाकिस्तान पहले से ही बड़ी एक सुबकी हुई है पाकिस्तान की। ये जो अटैक है इसके पीछे पस मंज़र में अगर जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। वो पहले से ही एक परसेप्शन बना हुआ कि आपके एटमी असासे महफूज नहीं है। तो ये जो बात हुई है 9 मई का जो वाक़या हुआ, कोर कमांडर के अंदर घर के अंदर घुस जाना और फिर GHQ के अंदर गेट से अंदर चले जाना और अपने मनमानी के वहाँ नारे मारने, तो इंटरनेशनल मीडिया तो कह रहा है कि आपके जो एटमी असासे क्या महफूज हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि वो महफूज हाथों में हैं। आई हैव नो डाउट। वो मुझे पता है वो चेन ऑफ कमांड कैसे होती है। मुझे ये भी इल्म है कि उन असासों तक पहुँचना किसी के बस का बात नहीं है। और मुझे ये भी इल्म है कि वो जितने हमारे एटमी असासे हैं वो IAEA की जो है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर हम पूरे उतरते हैं। मगर फिर भी हमें इन बातों हमें रिफ्रेन रहना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। हमें इन बातों को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो विद इन द रूल्स, जो ले डाउन रूल्स हैं, जो पहले से तयशुदा बातें हैं, पार्टी पॉलिटिकल एक्ट वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान का एक आइन है, उसी के तहत आगे बढ़ना होगा। अब देखिए ना, इमरान खान साहब ने जो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक मेरी जो नाकस राय है, एक कानूनदान होने की हैसियत से, अदना सा तालिब इल्म कानून का, उस हैसियत से जो मैंने ज़िंदगी का तजर्बा, जो मेरे बाल जो सारे सफ़ेद हो चुके, धूप में तो नहीं सफ़ेद हुए, मैंने इतने साल प्रैक्टिस में ये सब कुछ देखा हुआ है। खान साहब ने ये जो किया है कि नेशनल असम्बली से रिज़ाइन कर दिया, पंजाब और KPK हुकूमत थी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। आज अगर वो नेशनल असम्बली में बैठे होते तो ये जो बिल आज पास हुआ है, कम अज़ कम ऐसे बिल तो पास ना होते। आप वहाँ रजिस्ट करते, बैठ के आप वहाँ हुकूमत को ललकारते। आप तो मैदान छोड़ के बाहर निकल गए और सारा मैदान खाली उनको हाथ में दे दिया। आप ववेला करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जो भी आपसे जो ब्लंडर हुआ, जो गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। और मैं ये समझता हूँ ये मुल्क दुश्मनी है, ये दहशतगर्दी है। जो 9 मई को हुआ ना, ये दहशतगर्दी से कम नहीं है। अब फौज किस तरह टॉलरेट करेगी? कोई भी, कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी इस बात पे आप आमादा कर सकेंगे कि ठीक है जी, जो हो गया इनको जाने दें। नहीं, जाने का एक ही रास्ता है कि आप सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगें, पूरी कौम से ओपन आके ओपन माफ़ी मांगें और अफवाज पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पे, और उन शोधा के वर्सा से, उनकी बीवियों से, उनकी माओं से वो ख़ुसूसी तौर पे माफ़ी मांगें कि उनके साथ जो बेरुमती हुई है वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो फिर शायद कौम माफ़ कर दे तो माफ़ कर। तो जेल में आपके ख्याल से फिर नहीं, मुश्किल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ऐसी हरकत। लेकिन देखिए अगर सरेआम ऐसा हो रहा है, अगर वीडियोस आप क्लिप्स देखें तो वो ठीक है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा होता तो वो सबूत सामने आ जाते। इसलिए तो वो राना सनाउल्लाह ने जो कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल है ये इसी का पेशगामा है कि शायद कोई चीज़ जो है वो कहीं पक रही थी, शायद कोई प्लान तैयार हो रहा था कि 9 मई के वाक़या को थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डालने के लिए, बात को ठंडा करने के लिए कोई एक नई थ्योरी पेश की जा रही हो। और आई एम प्रिटी श्योर, मैंने थोड़ा सा जो मुझे हुकूमत का जो मैंने आंखों से देखा हुआ हाल है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो राना सनाउल्लाह, देखिए एज ए वज़ीर दाखिला वो बयान दे रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की है। सो दैट मीन राना सनाउल्लाह मस्ट हैव सम एविडेंस विच, अगर को वक्त आएगा तो ही विल हैव टू ओपन दोज एविडेंस टू द पब्लिक, टू द मीडिया। उसके पास कोई सबूत तो होंगे, वरना बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात वो नहीं कह सकता कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोई कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की है, कि वो ऐसी प्लान बन रहा था कि कोई रेप का ड्रामा रचाया जाए, या एक था कि कोई किसी PTI के घर पे, जो मैंने सुना है, जो मैंने मीडिया पे देखा है। तो ये मेरे ख्याल में, देखिए पाकिस्तान में कोई जो जेलें हैं, पाकिस्तान के जो पुलिस स्टेशंस हैं,
कोई महफूज ठिकाने तो हैं नहीं। देखिए वो कोई महफूज जगह नहीं है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल तो है, ये तो मैं नहीं डिनाई करता कि पॉसिबल नहीं है। मगर ये वाक़या जो जैसे आपने पूछा मुझसे, या जो मीडिया के अंदर, जो सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरे मीडिया के ना, मीडिया के सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें हैं, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है कि ये ज़हर कातिल होगा हुकूमत के लिए। अगर ऐसी बात है तो दिस विल डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, तो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन केयर टेकर गवर्नमेंट, तो मेरा जो आपसे अगला सवाल है, 90 डेज़ के बाद वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं, क्या उसका एक्सटेंशन जायज़ है? देखिए ये 90 डेज़ वाला जो मामला है ना, वो मैंने अगले दिन भी गुजारिश की थी, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कुछ गुजारिशात की थी। मैं एक डेमोक्रेट होने के नाते, एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते, इस बात पर मैं फर्म बिलीव करता हूँ। मेरी फर्म बिलीव है ये, मुझे पूरा इस बात पे मेरी कन्विक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ओबेड विद इट्स स्पिरिट। जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पहले ऐसा वाक़या नहीं हुआ? ये 90 डेज़ वाला जो बात है, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था कि 90 डेज़ के अंदर, और आइन भी यही कहता है कि 90 डेज़ के अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। आप देखिए, इलेक्शन करवाने की जो ज़िम्मेदारी है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट की नहीं है, ना ही पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट की है। इलेक्शन करवाने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जो है ओपनली सामने आके कहता है कि मुझे ये और ये प्रॉब्लम है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट फंड्स रिलीज़ नहीं कर सकती कि उनके पास भी फंड्स नहीं है। ये बातें उन्होंने कोर्ट्स में आगे कही। दूसरा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, इलेक्शन जो है विदाउट सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इंगेज हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में या दूसरे सूबों में जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं उसके अंदर इंगेज है, और हम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं टू एलिमिनेट देम। तो ये सारा जो है, देखिए ना, ये सारी बातें एक दूसरे के साथ नथी हैं, अटैच हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक क्लाज पढ़ने से मामलात हल नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लाज दूसरी क्लास के साथ इन कंजंक्शन होती है, नथी होती है। दोनों क्लासों को, जब 3 क्लासों को पढ़ा जाएगा तो फिर उसके मामला जो हैं वो सामने नज़र आते हैं, उसका हल निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असल कहता क्या है। 90 डेज़ में अगर पंजाब में फॉर एग्जांपल इलेक्शन करवा दिए जाते तो फिर ये पंजाब में सबसे पहले गवर्नमेंट हमेशा फॉर लाइफ पंजाब में हुकूमत पहले बन जाती, हमेशा बनती, फिर 5 साल बाद फिर पंजाब में बनती। और दूसरे सूबे जो हैं उनका हकूक़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना। दूसरे जो सूबे हैं, अगर पंजाब में इलेक्शन पहले होते हैं तो फिर दूसरा उसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो हुकूमत है वो इस पंजाब के इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। पंजाब का इलेक्शन जो होगा, जो रिज़ल्ट पंजाब के अंदर आएगा, फेडरल गवर्नमेंट उसी की डिपेंड होगी। जिसकी इधर हुकूमत होगी पंजाब में, वही फेडरल हुकूमत बनाएगा। तो जो बाकी सूबे, सिंध है, बलोचिस्तान है, KP के, उनका क्या कसूर है? वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है भाई, आप लोगों ने मिल मिला के एक फेडरल हुकूमत बना दी। तो फेडरेशन कहाँ गई फिर? एक फेडरेशन है ना पाकिस्तान, चारों सूबों की फेडरेशन है। फेडरेशन को तो आपने किल कर दिया पंजाब में पहले इलेक्शन करवाने से। ये ही उनका ऑब्जेक्शन था जो मौजूदा हुकूमत है PDM वालों की। इसमें ये बुनियादी नुक्ता उन्होंने जो दिया, इसमें कुछ मुझे लॉजिक नज़र आता है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली दे हैव सम डिस्क्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे से आज को मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस मामले से कन्नी कतरा गए हैं, वो पीछे हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, इसको वी हैव टू एडजर्न दिस मैटर फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गया मामला, वो हो ही नहीं सकता। वो तो 14 मई गुजर गई, जो 9 मई होना था हो चुका, जो इनकलाब आना था वो तो आ चुका। इनकलाब तो कुछ नहीं आया। मुझे असल दुख जो है, जो मेरे लिए नहायत जो तकलीफ देह बात है, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सियासी जमात के साथ गुजारा है। मुझे ये पता होता है, अच्छी तरह इल्म है कि जो कारकुन होता है किसी सियासी जमात का, उसके ऊपर क्या बीती है जब आप उसको बेयार और मददगार छोड़ देंगे। मुझे उन बच्चों पे, उन जवानों पे तरस आ रहा है जो जेलों में आज बंद हैं, जो मिलिट्री कोर्ट को फेस करने वाले हैं, और जो कुछ जो दहशतगर्दी कोर्ट को फेस करेंगे।
कुछ ऑर्डिनरी कोर्ट्स को फेस करेंगे। उनका आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। इमरान खान साहब ने तो ओपन कह दिया है को मेरे तो कारकुन ही नहीं है। और भाई आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आपकी ये अल्टीमेट ड्यूटी थी। फ़राइज़ मनसबी में आता है ये बात, एज ए चेयरमैन आपके फ़राइज़ मनसबी में ये बात है कि आपने जिन लोगों को नारे लगाने पे लगाया, एक साल उनके तकारीर करके उनकी जहन नशीनी उनको जहन नशीनी ये बात की, उनका जहन बनाया और फिर जाके उन्होंने आगे लगानी शुरू कर दी। तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप एक लीगल टीम बनाते, एक लीगल टीम अपॉइंट करते हैं, वो जाते वहाँ उनकी बेलें जमानतें करवाते हैं, उनके केस लड़ें, और वो बेचारे तो मारे जाएंगे, उनका फ्यूचर तो तबाह बर्बाद हो गया है। वो तो जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जिनका ट्रायल होगा, मुझे नहीं उम्मीद कि उनके साथ कोई किसी किस्म की रियायत बरती जाएगी, किसी कोई रियायत नहीं बरतेगा। वहाँ तो फैसला होगा ख़त्म, उसके बाद बात गई, आप तो जेल में पड़े सड़ रहे होंगे। तो उन बेचारों का क्या कसूर है? तो वो तो बददिल हो जाएंगे, डिसहार्टेड हो जाएंगे। वो तो आइंदा मेरे नहीं ख्याल के किसी भी सियासी जमात का नाम भी लेंगे किसी का। बिल्कुल ऐसा ही है। सो योर सजेशन ऑफ द डे फॉर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान। देखिए, काश कि हमारी जो सजेशन है किसी के कानों तक पहुंच जाती। मैंने ये बात कहते हुए मुझे 1 साल तकरीबन हो गया है। मैंने हमेशा एक ही बात का प्रचार किया है कि ये जो हाइप क्रिएट की जा रही है, ये जो आग लगाने वाली बातें हैं कि मुझे अगर गिरफ़्तार कर लिया गया तो फिर खून के दरिया बहेंगे, आगें लगेगी। मैंने तो इसी का प्रचार किया है कि पॉलिटिकल जो एक सियासतदान होता है, उसका ये काम है कि जहाँ आग लगी हो उस आग को अपनी गुफ्त शनीद से आग को ठंडा करना, आग को बुझाना। अगर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो फिर आपको तमाम जमातों को इकट्ठे एक टेबल पे बैठना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठना पड़ेगा, और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सुप्रीम कोर्ट का हमारी अदलिया है, उनको भी साथ बैठना पड़ेगा। साथ बैठ के एक आपको प्रोग्राम मुरतब करना पड़ेगा, चाहे वो उसको रिकन्सिलिएशन का नाम दे दें, चाहे उसको मुल्क को आगे बढ़ाने का नाम दे दें, कोई भी नाम उसको दे दें, मगर एक बात सब बैठ के वंस फॉर ऑल ये तय कर लें कि अल्टीमेट पावर जो है, द रूलिंग पावर किसके पास है। क्या पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है जी, या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, या इस्टेब्लिशमेंट सबसे तकड़ी है। इन 3 बातों में से एक बात आपको चूज़ करनी पड़ेगी। या तो ये कहें कि ये तीनों ही सब सुप्रीम है, तो फिर तो 3 अदारे हो गए, फिर एक सूबे का बन जाए हाकिम आला, दूसरा दूसरे सूबे का हाकिम आला, और तीसरा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्या किसी दुनिया के मुल्क में भी नहीं चलता। जब आपके घर के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, आपके बच्चे अगर बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, अगर मेरे कहने पे नहीं चल रहे, तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा घर नहीं चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता घर तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसलिए घर के अंदर भी कोई कवायद ज़वाबत होते हैं, इसी तरह मुल्क को चलाने के कुछ कवायद ज़वाबत हैं, और वही कवायद ज़वाबत का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन पाकिस्तान है। आईन पाकिस्तान को सामने रखना होगा। और ये जो ब्लेमबाजी की बात है ना, ये ब्लेम गेम कि वो उसने जो पहले कत्ल किया उसको पहले पकड़ो, मुझे बाद में पकड़ो। भाई कानून ये नहीं कहता कि मैंने अगर पहले कत्ल किया है, मेरे पे ऊपर मुकदमा अगर नहीं बना, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो दूसरा मेरे के बाद जिसने कत्ल किया है उसके खिलाफ अगर कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, तो पहले केस उसका चलेगा जिसका मुकदमा अदालत में है। मेरी बारी आएगी जब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे खिलाफ जो सबूत है वो पेश करेंगे। ये तो नहीं हो सकता वो ये कहे कि फारूक को पहले पकड़ो मुझे बाद में पकड़ो, ऐसा नहीं होता। अब ये जो ब्लेम गेम है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है, मेरी नाकस राय जो है वो मैंने जो देखा है जी, इस बहती गंगा में सब ने हाथ धोए, सब ने, कोई नहीं बचा। ये जो आज पवित्र बने हुए हैं, इनके कट्ठे छठे आप खुलेंगे ना, जब ये जो बन के निकले थे सादिक और अमीन, इनके कट्ठे छठे आप खुलने वाले हैं। डर असल इस बात का है, जब इनके कट्ठे छठे खुलेंगे, अभी 190 मिलियन का तो है ना, अभी और मेरे पास भी फिगर है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बहुत बड़े बड़े फिगर और आ रहे हैं। ये सब ने बहती गंगा में हाथ धोए, कोई नहीं बचा है। अगर मुझे ये कोई कहे कि मियाँ नवाज शरीफ पवित्र है, मैं नहीं मानता। आसिफ अली जरदारी पवित्र है, मैं नहीं मानता। और ये इमरान खान पवित्र है, मैं ये भी नहीं मानता। इसलिए सभी
इस इमाम में नंगे। इन सब को अपने अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा और इनको सोचना पड़ेगा कि जो गरीब अवाम, जो पिसे हुए अवाम, जो बगैर रोटी के रात को सोते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, किसान के घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 2 मियाँ बीवी और 6 आदमी हैं, 6 के खाने का खर्चा एक टाइम का कम से कम 2000 रुपया, उनके पास 500 रुपये दिन की दिहाड़ी है, 1000 रुपये वो कैसे गुजारा करेंगे? इनको क्या खबर है? ये जो मल्टी मिलियनर वहाँ बैठे हुए हैं, ये 50-50 करोड़ की कोठी और अरब 2-2 अरब रुपए की कोठी में बैठे हुए, इनको क्या पता गुर्बत क्या होती है? गुर्बत का पूछना तो उन माओं से पूछें, उन बहनों से पूछें, उन बापों से पूछें जो दिन को मजदूरी करते हैं और 2,000-3,000 रुपये में मजदूरी करके शाम को जो रोटी हांडी के लिए पैसे लेके जाते हैं। पाकिस्तान को तो इस वक्त जो गरीब आवाम है उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, आटा तक मैसर नहीं है, और आप हैं बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। सबको अपनी अपनी गलती का एतराफ़ करना पड़ेगा, सबको ये मानना पड़ेगा कि हमसे गलतियाँ हुई। खान साहब भी अपनी उस जो उनकी उड़ान थी ना कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, उससे नीचे आना पड़ेगा। कोई पॉपुलरिटी वार्टी पाकिस्तान में नहीं चलती। पाकिस्तान में पॉपुलर वही है जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और इस बात का फैसला इनको करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट जब आज वो ये कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, उनको रहने दें बाहर। आप अपनी गेम खुद खेलें। आप बैटिंग भी करना जानते हैं, बॉलिंग भी करना जानते हैं। आप ज़रा फ्रंट फुट के ऊपर जाके बैटिंग करने के बजाय बैक फुट पे भी बॉल खेलें, और बाउंसर मारने की बजाय ज़रा आराम से लाइन लेंथ पे ऊपर बॉल करें, तो फिर आपको सियासत के दाव पेच पता चलेंगे। मुझे तो कहते हुए एक अरसा हो गया है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। एक रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, और सब लोगों को अपनी अपने किए की माफ़ी कौम से मांगनी चाहिए, और एक ऐसी कोई कौंसल तश्कील दे दें, एक ऐसी गवर्नमेंट बना लें। मुझे तो यूँ लगता है कि ये जो इलेक्शन वक्शन जैसे ये कहते हैं, पता नहीं, अब मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, और इलेक्शन जो है वो हो देने चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान के अवाम को उनका हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए, मगर इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। लेकिन यही इशू है ना, साफ होते नहीं है। साफ इसलिए नहीं होते कि वो रिफॉर्म नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है। इंडिया देखें, आपका हमसाया मुल्क है, इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है, तो पावर तो कागजों में तो यहाँ पाकिस्तान में भी लिखी हुई है कि वो जो है उसको हाई कोर्ट जितने जज जितनी पावर है जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा है, वो देखिए पावर होना और बात है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। बात सीधी सी ये है कि वो कोई सिफारिश, कोई ये और कोई वो, कुछ ना कुछ वो ले आते हैं और फिर वो अपने दाव पेच लगा देते हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी चाहिए, मैं नाज़रीन की खिदमत में मुतमाना गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि आप भी वो नुमाइंदा चुनें जिसका माजी भी आपके सामने हो, जिसका हाल भी आपका सामने हो, और मुस्तकबिल की हो उम्मीद की किरण भी आपको दिखाई देती हो। आप फिर वही चाचे मामे के लोग जो नट्टू पत्तू जो जितने गैंगस्टर हैं वो वोट मांगने के लिए कपड़े माई के पहन के बाल चाल बना के तो मेरी तरह चश्मे वश्मे लगा के आ जाते हैं, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करो, पढ़े लिखे लोगों को, जवान लोगों को जो बैरून मुल्क से पढ़ के गए, उन लोगों को आगे लाओ, उन लोगों को पार्टियों में जाने का मौका दो। जो मतवसत तब्के के लोग हैं उनको आगे लाओ। ये फ्यूडल्स और ये जितने सरमायादार हैं उन्हीं के बच्चे आगे आ रहे हैं, उन्हीं के भाई आ रहे हैं, और फिर आ जाते हैं और मेरे चाचे का पुत्र खड़ा है, मेरे मामे का पुत्र खड़ा है, उसको वोट दे दो। इन बातों से निकलो, अवाम का भी कसूर है। ये सही और गलत में तमीज़ ही नहीं करते। जब इलेक्शन आते हैं तो बस वो जो चाचे मामे का जो पिछली दफ़ा आ गया था, वो कोई चट्ठा ग्रुप है, कोई फलां ग्रुप है, कोई कच्छी है, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है, कोई जाट है, कोई कौन है, बस वही लोग आ रहे हैं। वो चेहरे वही देखें, वही चेहरे हैं, घूम फिर के वही आ रहे हैं। क्या बैरून मुल्क जो बैठे हुए लोग हैं ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं? इनका ज़र मुबादला आपको अच्छा लगता है? फॉरेन फंड्स इनके आपको अच्छे लगते हैं? जब वोट देने की बारी हमारी आती है तो हमें वोट का हक नहीं मिलता। ये कहाँ लिखा हुआ है? हमें वोट का हक भी मिलना चाहिए, असम्बली के अंदर जाने का हक भी मिलना चाहिए, और हमें अपना किरदार अदा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, जो यहाँ की आला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, कोई मेरी तरह नालायक मैनचेस्टर का भी है, तो लोगों को कोई देखें बाहर क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ बैरून मुल्क बैठ के ये जिस जगह बैठे हैं, जिस शख्स ने ये टीवी बनाया हुआ है डॉक्टर मलिक, इस जैसे लोग अगर यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला सकते हैं, अपना बैंक चला सकते हैं, क्या वहाँ पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं? वहाँ चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। इसलिए कि कोई टेक्नोक्रेट किस्म के लोग बाहर से, 1000 आदमी चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए, 1000 हाईली क्वालिफाइड पीपल विदाउट एनी बैगेज,
किसी की सिफारिश ना हो, वो मेरिट पे आगे लाएं, उनको आगे करें। मैं देखता हूँ पाकिस्तान चलता कि नहीं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका टाइम देने के लिए। देखते रहिए DM डिजिटल TV। थैंक यू।